मैं जरा हितेश साहब एक दो आपसे थोड़ा तीखा इसलिए है कि ये कहना जरूरी है, मन में सबके बात है, बोलते नहीं है। पहली चीज ये कोर्ट में खुद ही कहा गया है कि द सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस इज नॉट कंसर्न व्हेन बेल इज टू बी कंसिडर्ड ऑन डिले। ये कोर्ट का स्टैब्लिश्ड, आप लोगों का, आप मुझसे बेहतर इसको समझा दें मेरे दर्शकों को कि अगर डिले पे बात हो रही है तो सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस का कोई मतलब नहीं होता है, नंबर एक। नंबर दो, एक इस देश में ये अहम सवाल है, अच्छा नहीं है लेकिन कड़वा सच ये है, क्या इन पांचों लोगों को मुसलमान होने की सजा मिल रही है? मैं ये कहना नहीं चाहता था लेकिन शायद अब ऐसा समय आ गया है, ये बोलना पड़ेगा। क्या सिर्फ ये मुसलमान है इसलिए हो रही है? लेकिन दूसरी तरफ रे ऑफ होप ये है कि जितने वकील खड़े हैं वो हिंदू हैं। देश में अगर मुसलमान का एक तबका मुसलमान को ऐसी ऐनक से देख रहा है, तो एक तबका ऐसा भी है जिनको लगता है कि नहीं, ये देश में हमारे साथ के लोग हैं और इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं दोनों चीजों पे आपसे एक को मतलब डिले के समय और ये जो मुसलमान होने की कीमत चुका रहे हैं ये लोग, और जो लीगल पॉइंट्स अगर आप कुछ बता सकें। सिंह साहब, एक तो ये आपने बात सेंसिटिव है, लेकिन ये आपने बहुत सही कहा, मुसलमान होने का जो गुनाह है वो इस देश में एक अलग ही है। और ये बात अगर कोई मुस्लिम भाई बहन बोलते हैं ना, तो उसको एक अलग तरीके से लिया जाएगा। ये बात जरूर से आपके और मेरे जैसे हिंदू भाइयों को आगे आकर बोलना पड़ेगा कि हमारे मुसलमान भाइयों को, बहनों को, उनके परिवारों को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तभी शायद हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म है, एक दूसरे के धर्म के प्रति जो मान सम्मान है, वो बरकरार रहेगा। मैं क्रिमिनल लॉयर हूं, मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बेल मैटर्स में देखता हूं, और मैंने कई बार ये चीज नोट की है। और मेरे पास अगर कोई मुस्लिम क्लाइंट आता है तो मैं ये चीज भी बेझिझक कहता हूं उनको कि फिलहाल जो दौर से चल रहा है हमारे देश, उसमें आपने गुनाह किया है कि नहीं वो सेकेंडरी हो जाएगा, लेकिन आप मुसलमान हो ना, बस यही एक फैक्टर है कि जो पीड़ादायक हो सकता है जुडिशियल प्रोसेस में से गुजरने के लिए। मैंने कई इनोसेंट मुस्लिम्स को अरेस्ट होते हुए देखा है, मतलब चाहे उन्होंने एक्टिवली रोल अदा की हो नहीं किया हो। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि अगर कहीं कोई रायोटिंग का केस हो गया, ये भी एक रायोटिंग का ही मामला है, बट ये अगर रायोटिंग हो गया और बंदा ना कुछ बोल रहा है, ना उसने कोई पार्टिसिपेशन किया है, कुछ नहीं किया है, बस अपने घर के बाहर वो खड़ा है ना और मुस्लिम मोहल्ला है, ही विल बी अरेस्टेड। ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है। लेकिन चलो, पुलिस है, पुलिस तो अब एक्चुअली तो सर पुलिस जो है, लॉ ये कहता है कि निष्पक्ष होकर, किसी की गुलामी नहीं करके, इंडिविजुअली फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में न्याय जो सबसे पहला होता है और अन्याय जो सबसे ज्यादा जहां होता है, वो है पुलिस स्टेशन, पुलिस डिपार्टमेंट। सर, अगर छोटा सा भी कोई झगड़ा होता है तो कोर्ट में फैसला तो बाद में आता है, पुलिस शायद पुलिस स्टेशन से ही विन विन सिचुएशन में न्याय कर सकती है। और वैसे ही अगर अन्याय की भी बात हो तो एक निर्दोष को गलत मुकदमे में अरेस्ट कर देना, अन्याय की सबसे बड़ी शुरुआत वहीं से होती है। तो ये न्याय अन्याय वाला जो पूरा मामला जो पुलिस स्टेशन से चालू होकर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, और उसमें जो डॉक्यूमेंट पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ने तैयार कर दिया, उसी को ग्रंथ मानकर पढ़ा जाता है। जिस तरह की परिस्थिति का निर्माण है, तो पुलिस सबसे पहले अपनी ड्यूटी, वो नेताओं की गुलामी, पॉलिटिशियंस, सरकार जो कहती है वो न्याय करने की जगह पे, अपनी ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी अदा करने की जगह पे, पुलिस सर करती क्या है कि क्योंकि सरकार ने बोल दिया, होम डिपार्टमेंट से एक फैसला आ गया, उनके आकाओं ने ये बोल दिया, भले वो अनपढ़ लोग हो तो भी वो आईपीएस ऑफिसर को वो अनपढ़ों की बात माननी पड़ेगी अगर उनको वहां नौकरी करनी है तो।
और गलत काम करना पड़ता है और इसी तरह से लोगों को टारगेट करना और फिर चार्जशीट करके कोर्ट में पेश कर देना। सर, जो विक्टिम कार्ड वाली बात आई, डिले वाली जो बात आई, सर जस्टिस डिलेड, एक जो अभी नेहा जी ने जो बोला, बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, साथ ही में एक और लाइन भी है सर, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप अगर आपके पास पर्याप्त एविडेंस है तो आप इनको फांसी पे चढ़ा दीजिएगा ना, जब आपको अवसर मिलेगा तब। आप अल्टीमेटली फांसी कब होगी, अगर इनको फांसी भी हो जाए तो जब सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन डिसमिस होने के बाद प्रेसिडेंट से मर्सी पिटीशन क्लियर होगी, तब जाकर फांसी होगी। सर, इस देश में अगर त्वरित न्याय अच्छे से अगर हुआ ना, तो वो अब्दुल कसाब का केस अगर हम देख ले 26/11 वाला, कि जिसमें 2008 में ताज में बम ब्लास्ट हुआ, 2012 में उसको लटका दिया गया, 4 ही साल में फैसला आ गया। और यहां हम एक ऐसे ट्रायल की बात कर रहे हैं कि जिसमें 5 साल हो गए हैं, 900 विटनेसेस साइटेड है, अभी तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। उमर खालिद के सामने एलिगेशन इज मियरली ऑफ कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आज ये जो उमर खालिद के सामने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो चार्ज है ना, इस देश का, स्वतंत्र भारत का जो सबसे बड़ा मर्डर केस था, वो था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी के केस में भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्ज में ही वीर सावरकर साहब भी को अक्यूज थे, जिनको आज हर जगह पूजा जाता है। वो निर्दोष डिक्लेयर हुए बाद में ट्रायल चलने के बाद। उस दिन शायद क्योंकि एक्विटल आ गया है, निर्दोष छूट गए हैं, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है महात्मा गांधी असैसिनेशन केस में, तो भले ही वो कितना भी बड़ा मर्डर था, वो निर्दोष डिक्लेयर हुए, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने जो वो दौर से गुजरे होंगे, उसका आज 50 साल 70 साल के बाद, भले ही आप उनके मृत्यु के बाद उनकी कितनी भी सराहना कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, आज क्या, वैसे ही अगर आज उमर खालिद की बात करें तो उमर खालिद ने गुनाह किया है अगर, तो क्या है गुनाह? आज बात होनी चाहिए सिर्फ डिले पर, कि अगर ये बात डिले की है, इतने सारे जब अक्यूज हैं, इतनी सारी चार्जशीट्स हैं, तो स्वाभाविक रूप से लॉ के मर्यादा में रहकर, जो अगर डिस्चार्ज के प्रावधान है, अगर लॉ परमिट कर रहा है कि अक्यूज ये पर्टिकुलर पिटीशन लगा सकता है, तो वो डिसाइड करना हक है उसका, वो फाइल करेगा वो पिटीशन, लेट इट बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। सर, ये डिले का ना एक आपको चीज बताऊंगा, क्योंकि उमर खालिद की स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो ये उनकी सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन है। इससे पहले भी 2023 में इनकी बेल लगी थी, जो मल्टीपल टाइम्स एडजॉर्न होने के बाद ये 2024 में जनवरी फरवरी में उन्होंने फिर विड्रॉ कर ली थी, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस के ग्राउंड पे फ्रेश फाइल करने की परमिशन के साथ। सर, जुडिशरी में खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम जो एडवोकेट्स रोजिंदा प्रैक्टिस करते हैं, वो ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे जो एडवोकेट कलीग्स हैं वो भी ये चीज से सहमत करेंगे। बेंच बहुत मायना करती है कि विच इज द बेंच जिसके सामने ये मैटर लगी हुई है। सर, जो पहली बेल जब विड्रॉ की थी, उस टाइम पे भी सिब्बल साहब वाज रिप्रेजेंटिंग उमर खालिद, वो मल्टीपल टाइम्स लिस्ट हुई। पहले उसमें जस्टिस बिलाबेन त्रिवेदी, शी वॉज अ जूनियर जज, फिर वो सीनियर हो गई और सीनियर जज के तौर पर 3-4 बार लिस्ट हुई उनके सामने, और अल्टीमेटली जस्टिस बेलाबेन त्रिवेदी के सामने मैटर विड्रॉ की गई। और ये वही जस्टिस बेलाबेन त्रिवेदी है जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, जब वो रिटायर हुए, तो फेयरवेल नहीं दिया था। ये कहा जाता था कि शी इज नोन फॉर पासिंग ऑर्डर्स इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट ओनली। कोई अक्यूज के बेल देना, कुछ मतलब उनके डायरी में वो फेवरिंग वाली, वो लॉ के दायरे में आकर कोई बेनिफिट वाली बात ही नहीं आती थी। अब सर, ये सारी चीजें बहुत मायना रखती है, जो क्योंकि हम लॉयर्स हैं, लोगों का, लेमैन का कोर्टों के ऊपर एक भरोसा बना रहे, तो इसलिए हम ये सोचते हैं, हम ये मानते हैं कि ये जुडिशरी का ये वाला जो पोर्शन है,
कि जिसमें जज कौन है उसके ऊपर बहुत हम ओपनली डिस्कस न करें। बट सर, जब हम ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं तो 2020 का ये मामला, अगर एक लॉ आया, उसके सामने प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट करने का किसने सिखाया है इस देश को? ये ब्रिटिशर्स के काल से प्रोटेस्ट करने का सत्याग्रह वाला मामला जो चलता आया है, हर बार जब भी कोई नया कानून आया है, चाहे वो किसानों वाला कानून था जो बाद में सरकार को विड्रॉ तो करना ही पड़ा, किसानों की लाशें बिछी, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, किसानों को जेल में डाला गया, लेकिन बाद में क्या हुआ? वो लॉ ही वापस खींच लिया, जो जाने चली गई वो वापस नहीं आई है। उसी तरह से अगर एक सीएए का कानून आया जिसमें अगर नागरिकों को लगा कि कुछ गलत है, और उसमें ये नागरिक कहां के नागरिक है? भारत के नागरिक है, ये कोई पाकिस्तानी सिटीजन तो है नहीं जिनको आपने जेल में बंद कर दिया हो। आप करो ना, अगर कार्यवाही कोई फॉरेन सिटीजन तो बात अलग है, इंडियन सिटीजन जो अपने बात को एक प्रोटेस्ट के तौर पर किसी के सामने रखना चाहते हैं, और आप उनको देशद्रोह के नाम देकर, देशद्रोहियों का नाम देकर उनको आपने बुक कर दिया है एक डर दिखाने के लिए, ताकि अब ये जो डर का माहौल है कि बाहर मत निकलिए नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वो वाला जो परिस्थिति है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को किसी भी तरह के प्रोटेस्ट के लिए सर बाहर नहीं जाने देगा। एक डर की ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया है कि अब सत्याग्रह की बात आएगी ना तो सीधी एक ही बात सूझेगी कि देखो उमर खालिद 5 साल से सड़ रहा है ना, क्या कर लिया सर? हेट स्पीच है बात। अगर हेट स्पीच की भी अगर हम करें तो इसी सुप्रीम कोर्ट में कुछ महीनों पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक हेट स्पीच वाली मामला गया था, हमने उसके ऊपर हमने भी सर डिबेट की थी। एमपी के वो कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह ने जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारी एक बेटी को जो रिप्रेजेंट कर रही थी कि आतंकवादियों की बहन को हमने भेजा करके, जिस तरह से सोफिया कुरैशी जी के लिए एक अपमानित और हेट स्पीच वाली बात कही थी, उस एमपी के मिनिस्टर के सामने एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस ने संज्ञान लिया था स्यू मोटो, और सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? नो कोअर्सिव एक्शन बी टेकन अगेंस्ट हिम। जस्टिस सूर्यकांत ने उनको प्रोटेक्ट कर लिया। आज वो मामले का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। जिस तरह से अभी जो साहिरा मैडम ने भी जो कहा कि वो अगर करते हैं तो उनकी चर्चाएं भी नहीं होती और हम कुछ कर लें तो बदनाम हो जाते हैं, ये कुछ ऐसी परिस्थिति है कि जिसमें अगर वो किसी के लिए कुछ भी बोल दे वो जायज है, वो चल जाता है। लेकिन जब एक आम आदमी की बात आती है, वो अगर अपनी बात किसी भी तरह से सरकार के सामने रखने की अगर कोशिश करते हैं तो उनको देशद्रोही बना दो, उनको जेल में डाल दो। अब सर 900 पन्ने की 900 विटनेसेस की अगर चार्जशीट की बात करें, क्या सरकार अक्यूज को ब्लेम कर रही है? अभी ये कह रही है कि दे आर प्लेइंग विक्टिम कार्ड विद द डिले पार्ट। सर 900 विटनेसेस अगर साइट किए हुए हो प्रोसिक्यूशन ने, तो कौन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कौन सी कोर्ट ये आज की तारीख में बता सकती है व्हाइल डिसाइडिंग बेल एप्लीकेशन कि दिस ट्रायल विल एंड व्हेन? क्या ये ट्रायल अगर डे टू डे भी चलती है तो क्या ये ट्रायल 5 साल में भी खत्म हो सकती है? द आंसर, स्ट्रेट आंसर इज नो। करीब करीब 200 दिन वर्किंग के होते हैं सर कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट 200 दिन के आसपास काम करती है, और उस 200 दिन में ऐसे केसेस में जहां नंबर्स ऑफ विटनेसेस है, एक विटनेस विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 डेट्स फॉर चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ट्रायल सर खत्म करने में इट इज अ मिनिमम ऑफ 5 to 7 years। 900 विटनेसेस सर, मैं तो विद ऑल माय एक्सपीरियंस मैं ये कहूंगा इट इज गोइंग टू टेक, अगर ये ट्रायल चलती है फर्स्ट विटनेस से लेकर 900 विटनेस तक, सर ये 10 साल कहीं नहीं गए। 10 years मिनिमम पीरियड फॉर कंक्लूडिंग दिस ट्रायल। तो आप 10 साल तक एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर आप इनको जेल में रखेंगे? सर बेल का रूल बहुत सिंपल है, जो नेहा मैडम ने कहा, वसीम भाई ने कहा, बहुत सिंपल रूल है सर। क्या पेंडिंग ट्रायल अक्यूज के ऊपर अगर कोई कंडीशंस हम रख देते हैं तो वेदर द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज वो ट्रायल के टाइम पे सिक्योर कर सकते हैं
क्या ये ऐसा अक्यूज है कि अगर उसको नो। बेल दे दी जाए तो उसका बुरा असर ट्रायल पे गिरेगा? क्या विटनेसेस विन ओवर हो जाएंगे, या वेदर देयर विल बी सम सच सिचुएशन कि वो ट्रायल की जब डेट आएगी तो ये अक्यूज कोर्ट में हाजिर नहीं रहेंगे? मतलब क्या सरकार इतनी बेबस है कि अगर कोर्ट कंडीशनल बेल दे देती है तो इनको इंडिया छोड़ने से रोक नहीं पाएगी? क्या सरकार दूसरी तरफ ये कहना चाहती है कि अगर ये बाहर निकल गए तो ये भागी जाने वाले हैं? ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि ये जानते हैं कि कॉन्स्पिरेसी, सिंह साहब, एक ऐसा चार्ज है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। पूरे आईपीसी में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज वन ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का बेसिक फंडामेंटल रूल ये है कि कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए मीटिंग ऑफ माइंड वो पहले एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है। मतलब जब भी ऑफेंस बना उससे पहले ये सारे अक्यूज एक जगह पे एक मुद्दे पर किसी तरह से इकट्ठे हुए हैं और तब जाकर ये एग्जीक्यूशन प्लान किया गया कि हम इस तरह से दंगे करवाएं या इस तरह से ये चीज एग्जीक्यूट करें। सर, देयर विल नेवर बी सच एविडेंस। ऐसा कोई एविडेंस होगा ही नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप बना देना इज नॉट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सर। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप के एडमिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नंबर्स ऑफ जजमेंट दे दिए अब उसके बाद कि व्हाट्सएप का एडमिन जो है वो भी लायबल नहीं है। अगर व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर आप और मैं एक दूसरे को लेकर कुछ बात बोल देते हैं या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं और अगर वसीम भाई एडमिन हो उसके अंदर, तो ऐसा जरूरी नहीं है सर कि वसीम भाई के सामने कुछ होगा। अगर हम दोनों कुछ हेट स्पीच अंदर लिख देते हैं तो हाउ विल ही, वो फिर उनको कैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आप चार्ज कर सकते हो? रूल व्हाट्सएप को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है सर। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज, कॉन्ट्राडिक्टिंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, लेकिन जब हम इस मैटर की बात करते हैं तो मैं एक बार फिर से जस्टिस रंजन गोगोई को याद करके एक लाइन बोलना चाहूंगा, क्योंकि जस्टिस रंजन गोगोई जब रिटायर हुए और एक इंटरव्यू उनका हुआ था जो आज भी यूट्यूब पे और सब जगह ऑन एयर उपलब्ध है, उनको यह पूछा गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार है, क्या सुप्रीम कोर्ट में गलत हो रहा है? तो उनका जवाब जो था वो ये था कि करप्शन इज अ वे ऑफ लाइफ एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस डोंट फॉल फ्रॉम हेवन। जजेस डोंट फॉल हेवन। करप्शन, अगर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने के बाद जुडिशरी को लेकर इस तरह की लाइन बोल रहे हैं तो सब कुछ तो सही नहीं है। यही रंजन गोगोई साहब दूसरे 4 जजेस के साथ 2018 में ओपनली बाहर आए थे दैट एवरीथिंग इज नॉट राइट इन सुप्रीम कोर्ट, और वो रिटायर होने के बाद ओपन में पब्लिक इंटरव्यू दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो अब एक जीवन जीने का एक सलीका हो गया है। तो जजेस डोंट फॉल फ्रॉम हेवन। सर, ये हम विश्वास एक बना रहे जुडिशरी के ऊपर लोगों का, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसी व्यक्ति अगर इस तरह की लाइन बोल रही है तो हम प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, लोगों का विश्वास संपादन करने के लिए हमारी भी एक बेबसी है। हम समझते हैं कि अगर न्याय होता है ना तो प्रधानमंत्री जी न्याय नहीं कर पाएंगे। वो उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो एक हस्ताक्षर कर दे और वो न्याय कर दे। न्याय अल्टीमेटली तो जुडिशरी से ही होने वाला है, और ये एज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम एडवोकेट्स जो है वो अपनी बात रखेंगे कोर्ट के सामने। फिर चाहे एक जज ऐसा हो जो शायद भ्रष्ट हो, करप्ट हो, फेवरिंग टू द गवर्नमेंट हो, लेकिन कभी तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा कि एक सच्चा न्याय करने वाले जज आएंगे सामने और न्याय होगा। और इस केस में आज इस तरह की सुनवाई हुई है। जस्टिस अरविंद कुमार जी गुजरात हाईकोर्ट के ही चीफ जस्टिस रह चुके थे। जस्टिस अंजारिया साहब वो भी गुजरात हाईकोर्ट में जस्टिस रह चुके हैं। तो इन दोनों ही जो लर्नेड जजेस हैं जो इस केस की सुनवाई में है, ये डिसाइड करने में मानने वाले जज हैं, ये डिले में मानने वाले जजेस नहीं है। और आज जिस तरह की सुनवाई हुई है, जिस तरह के पॉइंट्स रखे गए, मैं मानता हूं कि मंडे का जो आउटकम होगा वो बेशक उमर खालिद और बाकी जो लोग हैं, इंक्लूडिंग वन लेडी अक्यूज्ड, वो भी जेल में है। तो मुझे लगता है कि 5 साल का जो समय है वो कम समय नहीं है सर।
5 साल के कारण इन सभी को बेल का बेनिफिट मिलेगा ही, ऐसा जी स्पष्ट मेरा जी जी